प्रथम पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम निंदा रस पाठ को देख रहे थे। निंदा रस पाठ में 3 तरह के निंदक लोगों के बारे में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने बताया। उसमें पहले वर्ग के जो निंदक लोग हैं, पहले वर्ग के निंदक लोग कौन हैं? स्वभाववश बिना कुछ कारण के दूसरों की निंदा करके उसका जो आनंद है उसे प्राप्त कर लेना। इन लोगों को निर्दोष मिथ्यावादी भी कहते हैं, या इन लोगों को आदत से निंदा करने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं। लेखक के घर जो का नामक निंदक व्यक्ति आया है, वह आदत से निंदा करने वाला व्यक्ति है। स्वभाववश या प्रकृति के वशीभूत होकर वह दूसरों की निंदा करता है या झूठ बोलता है। उनकी जो झूठ है, उस झूठ से किसी को भी कोई प्रयोजन या उससे कोई नष्ट नहीं होता। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा। आगे का जो विचार है उसे हम अब देखेंगे। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। इस तरह के निंदकों के मुँह से निष्प्रयास, बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ कष्ट के या निष्प्रयोजन, इस झूठ से किसी को भी कोई प्रयोजन नहीं होता। वे आसानी से झूठ बोलते हैं। लेखक ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है एक रिश्तेदार का। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं। लेखक के एक रिश्तेदार इसी स्वभाव के हैं। वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। लेखक का एक रिश्तेदार, वह स्वभाववश बिना कुछ कारण के निंदा करने वाला या झूठ बोलने वाला, उनके मुँह से निष्प्रयोजन और निष्प्रयास झूठ निकलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने उससे प्रश्न पूछे तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनके मुँह से सच बात नहीं निकलती, वे झूठ ही बोलते हैं, बहुत आसानी से झूठ बोलते हैं। अगर वह बम्बई जा रहे हैं तो वे कहते हैं मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। इस झूठ से किसी को भी कोई प्रयोजन या नष्ट नहीं होता। वह व्यक्ति बम्बई जाए या कलकत्ता जाए, किसी को उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए लेखक कहते हैं इस तरह के निंदक लोग स्वभाववश या आदत से अथवा प्रकृति के वशीभूत होकर निंदा करते हैं। कलकत्ता जा रहा हूँ, ठीक बात उनके मुँह से निकल ही नहीं सकती। ठीक बात, सच बात उनके मुँह से निकलती ही नहीं। का भी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह का नामक व्यक्ति, वह भी इसी तरह का स्वभाव वाला व्यक्ति है, आदत से निंदा करने वाला व्यक्ति है। कुशल समाचार के बाद वह का नामक व्यक्ति बैठा। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। आलिंगन करने के बाद और कुशल समाचार के बाद वह लेखक के सामने बैठ गया। कब आए, कैसे हो आदि कुशल विचार के बाद, वगैरह मतलब आदि विचार करने के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। गा की निंदा, गा नामक निंदक व्यक्ति, गा नामक व्यक्ति की निंदा इस का नामक व्यक्ति ने आरंभ कर दी। जब वह का नामक व्यक्ति अपने ससुराल आया था, वहाँ पर गा के साथ बैठकर किसकी निंदा की थी उन्होंने? लेखक की निंदा की थी। अब यहाँ लेखक के साथ बैठकर गा नामक उस व्यक्ति की निंदा कर रहा है, तो इन लोगों को हम क्या कहें? मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि
मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गाह के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, मनुष्य के लिए जो भी कर्म मतलब जो भी काम जघन्य, पाप, जो काम करने से हम कहते हैं कि वह हम नहीं कर सकते, वह पाप कार्य है, उस तरह का पाप कार्य हमसे नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों की निंदा करना, वह भी बहुत ही बुरे शब्दों से दूसरों की निंदा करना, वह बहुत ही पाप कार्य है। तो हम जो शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते या उन शब्दों को हम पाप कहते हैं, उस तरह के बुरे शब्दों से का नामक निंदक व्यक्ति ने गा की निंदा की। जघन्य पाप शब्द, बहुत ही बुरा शब्द, वे सब गा पर आरोपित करके गा व्यक्ति पर, गा नामक उस व्यक्ति पर बुरे शब्दों के द्वारा निंदा करके उसने ऐसे गाढ़े तारकोल से, गाढ़े तारकोल बहुत ही गाढ़े, और तारकोल मतलब कैमरा, यहाँ कैमरा मतलब क्या है, उनका मुंह ही एक कैमरा है। तो उन्होंने अपने कैमरा रूपी मुंह से क्या किया, बुरे शब्दों के द्वारा उस गा नामक व्यक्ति की एक तस्वीर खींची। तस्वीर मतलब बुरे शब्दों से उन्होंने उस गा नामक व्यक्ति की निंदा की। काले तारकोल से, तारकोल मतलब कैमरा, उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। वह बुरे शब्दों से गा नामक व्यक्ति की निंदा करने से लेखक को ऐसा लगा, इसने अपने इतने बुरे शब्दों से गा की निंदा की, अपने कैमरा रूपी मुंह से उन्होंने एक काला तस्वीर गा की खींची। काला तस्वीर मतलब मुंह के द्वारा, बुरे शब्दों के द्वारा उन्होंने गा नामक व्यक्ति की निंदा की। वह सुनकर लेखक को ऐसा लगा, कांप उठा और सोचकर वे कांप उठे कि ऐसी ही काली तस्वीर गा के सामने मेरी तस्वीर इसने कल शाम को खींची होगी। गा नामक व्यक्ति की निंदा सुनकर लेखक एक बार यह सोचकर कांप उठे कि शायद इसने कल शाम को ससुराल में बैठकर गा के सामने मेरी भी इसी तरह के बुरे शब्दों से मेरी भी निंदा की होगी, मेरी भी इसी तरह की एक काली तस्वीर इन्होंने गाढ़े तारकोल से खींची होगी। यह सोचकर लेखक कांप उठे। मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। क्या इसने कल शाम को ससुराल में बैठकर इसी तरह की बुरे शब्दों से मेरी निंदा की है और इसी तरह की एक काली तस्वीर उन्होंने खींची है। यह सोचकर लेखक कांप उठते हैं। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था, फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशाही करके वह बढ़ लेता। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। लेखक और का नामक व्यक्ति दोनों आमने सामने बैठे हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। उनकी बातों में प्रमुख विषय था, किसका विषय? गा नामक व्यक्ति का विषय था। वह का नामक व्यक्ति गा व्यक्ति की निंदा बुरे शब्दों से कर रहा है। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती, गा पर आरोपित करने के बाद लेखक और का नामक व्यक्ति को जो लोग परिचित हैं उन परिचित लोगों के बारे में वह निंदा करता चला। पहले गा की निंदा की उस व्यक्ति ने, बाद में लेखक और का नामक व्यक्ति को जिन लोगों की परिचय
लोगों का परिचय है, उन लोगों की निंदा उन्होंने की। उसी को 4-6 वाक्यों में धराशाही करके, धराशाही मतलब पराजय करके, डिफीट, पराजय करके। किसको पराजय? जो परिचित लोग हैं, लेखक और का नामक व्यक्ति को जो परिचित लोग हैं और जो लोग उन्हें पसंद नहीं है, उन लोगों की निंदा अपने मुंह के द्वारा, अपने कैमरा आरोपी मुंह के द्वारा उन लोगों को बुरे शब्दों के द्वारा धराशाही करके, पराजय करके वह आगे बढ़ जाता था। एक एक करके बहुत सारे परिचित लोगों की निंदा उन्होंने अपनी निंदा के द्वारा उन लोगों को पराजय करके वह आगे बढ़ जाता था। लेखक सिर्फ सुनते ही चले जा रहे थे। उनकी निंदा, दूसरों के बारे में उनकी निंदा सुनकर लेखक को क्या ऐसा लगा कि अगले पैराग्राफ में लेखक ने बताया, अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। उनकी निंदा सुनकर, परिचित लोगों की जो पसंद नहीं है उन लोगों की निंदा सुनकर लेखक को ऐसा लगा कि यह का नामक व्यक्ति, यह का नामक मित्र बहुत ही अद्भुत है। उसके पास दोषों का कैटलॉग है। कैटलॉग मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश है। किस व्यक्ति को किस शब्दों से निंदा करनी चाहिए, किस तरह की शब्दावली वहाँ पर डालनी चाहिए, यह सब उस का नामक व्यक्ति को पता है, मालूम है। वह अपने डिक्शनरी से, अपने शब्दकोश से सभी लोगों की या पसंद नापसंद लोगों की निंदा करते हुए आगे बढ़ रहा है। वह सब सुनकर लेखक को ऐसा लगता है यह मित्र बहुत ही अद्भुत है निंदा करने में। लेखक को भी दूसरों की निंदा सुनकर बहुत ही आनंद मिल रहा था। तो लेखक ने सोचा कि, मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। लेखक सोचते हैं कि दूसरों की निंदा सुनकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है तो मैं अपने विरोधियों का नाम क्यों इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम क्यों इससे बताऊं, क्यों ना बताऊं। मैं अपने विरोधियों का नाम इस व्यक्ति से बता देता हूँ और इस व्यक्ति के द्वारा उन विरोधियों की निंदा सुनकर मैं भी आनंद क्यों ना प्राप्त कर लूं। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों मतलब इसके हाथों, इस का नामक व्यक्ति के साथ मैं अपने सारे विरोधियों का नाम बता देता हूँ तो वह मेरे विरोधियों की निंदा करके मैं उस निंदा को सुनकर आनंद प्राप्त क्यों ना कर लूं। ऐसा सोचकर लेखक क्या करते हैं, अपने विरोधियों का नाम बताते जाते हैं। इसके हाथों करा लूं, इससे मैं अपने विरोधियों का नाम बता देता हूँ। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। लेखक ने क्या किया, आनंद मिलता है, दूसरों की निंदा सुनकर आनंद प्राप्त होता है। तो लेखक ने सोचा कि अपने विरोधियों का नाम भी मैं इससे बता देता हूँ और इसके मुंह से मैं उनकी निंदा सुनकर खुश प्राप्त कर लेता हूँ। इसलिए ऐसा सोचकर लेखक ने अपने विरोधियों का नाम एक एक करके बताया। तो वह का नामक व्यक्ति ने क्या किया, लेखक के विरोधियों की निंदा करते हुए चला। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया, एक एक करके लेखक ने अपने विरोधियों का नाम बताया। तो उन्हें निंदा की तलवार से, निंदा नामक तलवार मतलब इस जिह्वा के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा
लेखक ने यहाँ तलवार किसको बताया? जीभ को बताया। अपने जीभ के द्वारा निंदा करके उन्हें काटता चला, मतलब अपने निंदा रूपी तलवार से उन लोगों को निंदा करते हुए चला गया। निंदने या निंदा ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಂದಾಕಿ ತಲ್ವಾರ್ ಸೆ ಕಾಡ್ತಾ ಚಲ ಅಂದರೆ ನಿಂದನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಗ ಆ ಕಾ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಹೋದ. जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन, लेखक ने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से लेखक ने अपने विरोधियों का नाम एक एक करके उस का नामक व्यक्ति के जीभ में रखा, जीभ को दिया और उन्होंने एक एक करके अपनी निंदा के द्वारा उन लोगों को काटता चला। उन लोगों को काटता चला मतलब क्या है? निंदा करता चला। तो लेखक ने इस विचार को एक उदाहरण दिया है, जिस तरह से लकड़ी चीरने के आरा मशीन, जो मशीन है लकड़ी को चीरने का मशीन है, उस मशीन के नीचे मजदूर लोग, काम करने वाले लोग लकड़ी को देते समय वह मशीन लकड़ी को काटता चला जाता है। उसी तरह लेखक ने भी अपने विरोधियों का नाम एक एक करके उस का नामक व्यक्ति के जीभ में डाल दिया और उन्होंने अपने निंदा के द्वारा उन लोगों को निंदा करते हुए चला गया। वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया, उन्हें निंदा करता चला। कैसा आनंद था। लेखक सोचते हैं कि कितना आनंद प्राप्त हो रहा है अपने विरोधियों की निंदा सुनकर। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। लेखक सोचते हैं शायद मुझे दूसरों की निंदा सुनकर और उसमें भी विरोधियों की निंदा सुनकर इतना आनंद मुझे प्राप्त होता है, उसी तरह जिस तरह से रण क्षेत्र में युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को रण क्षेत्र में गिरते हुए देखकर योद्धा को किस तरह का आनंद प्राप्त होता है, उसी तरह का आनंद आज मुझे विरोधियों की निंदा सुनकर प्राप्त हो रहा है। दुश्मनों को रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। योद्धा को ऐसा ही सुख या आनंद प्राप्त होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। मेरे मन में मतलब लेखक के मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। उस निंदक का नामक निंदक व्यक्ति के बारे में लेखक के मन में किस तरह की भावना थी? गत रात्रि मतलब बीता हुआ जो रात है, उस समय लेखक को पता चल गया कि का नामक व्यक्ति ने गा के साथ बैठकर मेरी निंदा की। इसलिए लेखक के मन में उस का नामक व्यक्ति के बारे में अच्छी भावना नहीं थी, मैल भावना थी। तो अब किस तरह की भावना आई? मैल नहीं रहा। अब लेखक के विरोधियों की निंदा सुनकर वह मैल भावना चली गई। लेखक कहते हैं मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। उसके बारे में जो बुरा विचार था
ವಹ ಅಬ್ ಚಲಾ ಗಯಾ. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಸ್ವಭಾವವಶ ಅಥವಾ आदत से निंदा करने वाले लोग अथवा प्रकृति के वशीभूत होकर निंदा करने वाले लोग अथवा निर्दोष ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಯಾರು? ಕ ಅನ್ನುವ ಆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಖಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಲೇಖಕರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಖಕರ ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿಜವಾದ ಹೋಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಗರ್ ವಹ್ ಬಂಬೈ ಜಾ ರಹೆ ಹೇ ತೋ ವೇ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಮೈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೂಂ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಒಂದು अकारण निंदा करने वाले लोग, स्वभाववश निंदा करने वाले लोग. ಈ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಇನ್ನು ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಶಲ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಗೈರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಗೈರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆದಿ. ಕುಶಲ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದು? ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದು. ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಖಕರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಗ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಮನುಷ್ಯ के लिए जो भी जघन्य है, जो भी कर्म जघन्य है, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಪ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಈ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಜಗನ್ಯ ಹೇ, ಜಗನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪದ ಶಬ್ದಗಳು, ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ. गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाड़े तारकोल से, ಗಾಡೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪನೆಯ, ತಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ, ದಪ್ಪನೆಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಯಿಯೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನು ಗ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ. ಕೊಳಕಾದ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇವನ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಳಕು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಘುವಾದ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था. फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशाही करके वह बढ़ लेता. सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था. ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಕ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗ ಇವನು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಫಿರ್ ತೋ ಜಿಸ್ ಪರಿಚಿತ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಿಕಲಾತಿ, ಗಾವನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಲೇಖಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯೋ, ಯಾರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥವರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಉಸಿ ಕೋ 4-6 ವಾಕ್ಯೋ ಮೇ ಧರಾಶಾಹಿ ಕರ್ಕೆ ವಹ ಆಗೆ ಬಡ್ಲೇತಾ. ಧರಾಶಾಹಿ ಪರಾಜಯ ಕರ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ನಿಂದನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಂದಿಸಿ ಆ ನಿಂದನೆಯ ಮೂಲಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು, ಯಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು ಇವನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಇವನ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ದೋಷೋಂ ಕಾ ಕೆಟ್ಲಾಗ್ ಹೈ. ಕೆಟ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಶಬ್ದಕೋಶ. मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गति इसके हाथों करा लूं. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇವನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನಂದ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ, ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವನ ಮುಂದೆ ಇಡಬಾರ್ದು? ಈ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಆ ಯೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ, ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ನಿಂದನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಲ್ವಾರ್ ಸೆ, ನಿಂದಾಕಿ ತಲ್ವಾರ್ ಸೆ ಕಾಡ್ತಾ ಛಲ. ನಿಂದಾಕಿ ತಲ್ವಾರ್, ತಲ್ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಖಡ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಯಾವುದು? ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ. ಆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಲೇಖಕರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಸೆ ಲಕ್ಡಿ ಚೀರ್ನೆ ಕಿ ಆರಾ ಮಷೀನ್. ಲಕ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಷೀನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಷೀನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಜ್ದೂರ್ ಲೋಗ್, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಮರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮೆಷೀನ್ ಹೇಗೆ ಆ ಮರವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷೀನ್ ಯಾವುದು? ಈ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಲಿಗೆ. ಆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಲಿಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೈಸಾ ಆನಂದ ಥ. ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ, ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा. ಬಹುಶಃ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಸತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಯೋಧರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೋ, ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇರೆ ಮನ್ ಮೇ ಗತ ರಾತ್ರಿ ಕೆ ಉಸ್ ನಿಂದಕ ಮಿತ್ರ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮೈಲ್ ನಹಿ ರಹ. ಗತ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಹ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು? ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಲೇಖಕರನ್ನು ಅವನು ಗ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು? ಮೈಲ್ ನಹಿ ರಹ. ಮೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಲೇಖಕರು ಯಾರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು? ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೀಗ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ದೋನೋ ಏಕ್ ಹೋಗೈ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದಾದರು. ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು? ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ.
भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। जो भी भेदभाव है वह सब कब दिखाई देते हैं? उजाले में, प्रकाश में, दिन में जो भी भेद है वह दिखाई देता है, और जो भी भेद है वह रात्रि के अंधकार में नहीं दिखाई देता। सब लोग एक जैसे दिखते हैं। उसी तरह निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। उसी तरह निंदा का भी भेदनाशक, उसी तरह निंदा करने के समय में सब लोग एक हो जाते हैं। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। सब लोग एकत्रित होकर दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। इसलिए लेखक ने यहाँ बताया कि निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा है। भेदनाशक, भेद को मिटाने की शक्ति इस निंदा में है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। और लोगों को भी निंदा करने के बाद 2-3 घंटे, 4 घंटे के बाद वह का नामक व्यक्ति वहाँ से चला गया, वहाँ से विदा हुआ लेखक के घर से। तब लेखक के मन में और उस का नामक व्यक्ति के मन में, दोनों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि मतलब ತೃಪ್ತಿ ಥಿ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಕಾ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇಖಕರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅವನು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈಗ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸಿತು. ದೋನೋ ಏಕ ಹೋ ಗಯೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾದರು. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು? ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾದರು. ಭೇದ ತೋ ರಾತ್ರಿ ಕೆ ಅಂಧಕಾರ ಮೇ ಹಿ ಮಿಟ್ತಾ ಹೈ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಿ, ಅದು ಜಾತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅನ್ನುವ ಈ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು? ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ದಿನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಿಂದನೆಗೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಒಂದು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದೊಂದು ಸಿಗುವಂತಹ ಖುಷಿ, ಮಜಾ ಅದು ಬೇರೆ. भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं. ಬೆಳಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಂದಾ ಕ ಐಸಾ ಹಿ ಭೇದನಾಶಕ ಅಂಧೇರಾ ಹೇ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂದನೆಗೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ 4-5 ಜನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 4-5 ಜನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು? ಭಜನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿಯಾ ಅಥವಾ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿಯಾ? ಭಜನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಬಹುದು, ಭಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು, ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी. ಅವನು 4-5 ಗಂಟೆ ಲೇಖಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅವನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ. ಆ ನಿಂದನೆಯ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ತುಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಿತ್ತು. अब आगे का जो पैराग्राफ है उसे हम आगे की क्लास में देखेंगे. सबको मेरा धन्यवाद.